जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण में बात करेंगे जल मंडल के बारे में। तो बेसिकली ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये रेलवे एग्ज़ाम के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो एएलपी के स्टूडेंट हो, आरपीएफ के हों, टेक्नीशियन को हों, अगर आप ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए बेसिकली इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो या फिर यूपीपी, किसी भी जॉब की तैयारी आप कर रहे हो तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कक्षा 10 या 12 में जिस क्लास में भी हो, तब भी आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली पर्यावरण से भी संबंधित है और ये भूगोल अर्थात जियोग्राफी से भी ये टॉपिक क्या है, संबंधित है। तो चलिए आइए हम लोग आज बात करेंगे जलमंडल के बारे में। जलमंडल क्या होता है, इससे संबंधित चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें जलमंडल के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर विद्यमान सभी जलकायों, यानी जितनी भी वाटर बॉडीज़ होती हैं, उन सभी का जो सम्मिलित रूप होता है उसी को हम लोग कहते हैं जलमंडल। अर्थात अगर हम बात करें कि जितने भी आपके महासागर होते हैं, सागर होते हैं, तालाब, झील, नदियाँ, ग्लेशियर, ठीक है, इन सभी का जो मिलाने से जो एक ग्रुप बनता है, दरअसल उसी को हम लोग कहते हैं जलमंडल। ठीक है, तो पृथ्वी पर विद्यमान सभी जलकायों को सम्मिलित के रूप को हम कहते हैं जलमंडल। इसके अंतर्गत आपके महासागर, सागर, तालाब, झील, नदियाँ, ग्लेशियर आदि क्या करते हैं, इसमें आते हैं। अगर हम बात करें कि पृथ्वी पर लगभग कितना परसेंट भाग है जलमंडल का, तो इसमें पृथ्वी पर 71% जो भाग है वो जलमंडल का है। ठीक है, देखिए पृथ्वी पे जो जल पाया जाता है, इसी कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, नीला ग्रह। एग्जाम में पूछा जाता है कि मतलब पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों बोलते हैं, तो पृथ्वी का नीला ग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि पूछ सकता है कि यहाँ पे वायुमंडल है, यहाँ पे जलमंडल है, यहाँ पे स्थलमंडल है। तो ध्यान देना है कि जो पृथ्वी है वो नीला अगर दिखती है तो जल की वजह से वो दिखती है, तो इसी वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। अगर बात करें कि मानव शरीर में लगभग कितना परसेंट जल होता है, तो जो मानव शरीर होता है उसमें लगभग पूरे बॉडी का 70% उसमें जल होता है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा जल यानी पानी के बारे में आज हम बात करेंगे। दरअसल जल जो है कि एक अद्भुत द्रव यानी एक अद्भुत पदार्थ कह सकते हैं। इसमें कह सकते हैं कि इसमें जल जो है जीवों की वृद्धि एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है, और जल के बिना जीवों का जो जीवन है वो संभव ही नहीं है। ठीक है, पृथ्वी पर उपस्थित आलवड़ी, आलवड़ी का मतलब है जिसमें लवण की मात्रा ना हो। ठीक है, आलवड़ी जल का अधिकांश भाग जो होता है वो वर्षा से प्राप्त होता है, और सभी जीवों में पाया जाने वाला जो जीव द्रव्य होता है उसमें दरअसल जल का ही मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये जल के बारे में बातें रही। अब बात करेंगे जल प्रदूषण क्या होता है। तो जल प्रदूषण में सामान्यतः हम जानते हैं कि जो जल होता है, जल की जो क्वालिटी होती है, जल रंगहीन, स्वादहीन और उदासीन होता है। ठीक है, और इसमें कुछ आवश्यक खनिज लवण भी पाए जाते हैं। अब अगर जैसे मान लीजिए रंगहीन, स्वादहीन और उदासीन है, साथ ही साथ इसमें कुछ खनिज लवण पाए जाते हैं। अगर इन्हीं में क्या हो, थोड़ा मोड़ा परिवर्तन हो जाए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा स्वादहीन है, तो स्वादहीन का मतलब उसका कोई स्वाद नहीं होता है। ठीक है ना, तो उसका कोई रंग होता है। अगर पानी का कोई रंग हो जाए या फिर अगर उसका कोई स्वाद आने लगे, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलने लगते हैं जल प्रदूषण। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो जल है वो गंदा हो गया, दूषित हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं जल प्रदूषण। अब हम बात करेंगे जल प्रदूषण के कारण क्या है, यानी जो हमारा जल है वो दूषित हो रहा है, उनके क्या क्या कारण है दूषित होने का। तो शहरों व गांवों को जो कूड़ा करकट होते हैं या फिर नालियों का जो गंदगी होती है, मल होता है, अपमार्जक होता है, साबुन का पानी होता है, वो अगर जल स्रोत में आकर मिल रहे हैं तो ये जल को दूषित करने का कारण हो रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात करें कृषि में जो हम लोग कीटनाशक का यूज़ करते हैं, तो वो भी क्या होता है, बहकर जब जल स्रोत में मिल जाता है तो वो भी दूषित जल का कारण बनता है। ठीक है, अगला है इसमें कि मतलब कारखानों से जो दूषित जल निकलता है, अगर वो नदियों या जल स्रोतों में जाकर मिल जाता है तब भी वो जल को क्या करता है, दूषित कर देता है। अगर बात करें जो जलाशय होता है जहाँ पे पानी को स्टोर कर रखा जाता है, या फिर कह सकते हैं पोखरों, जिसको हम लोग तालाब के नाम से भी जानते हैं, तो अगर इसमें उच्च मात्रा में अगर मृत वनस्पति या फिर मतलब मृत जीव अगर उसमें पड़े रहते हैं, तब भी वो क्या करते हैं, जल को दूषित करने का कारण होते हैं। साथ ही साथ अगर तेल या केमिकल रसायन, यानी तेल को या फिर केमिकल अर्थात रसायन को अगर हम शुद्ध जल में मिला देते हैं तो उससे भी क्या होता है, दूषित जल हो जाता है। साथ ही साथ अम्लीय वर्षा के कारण भी क्या होता है कि जल प्रदूषित होता है। अर्थात अम्लीय वर्षा क्या होता है, तो जब मतलब जो भी मतलब हमारे पृथ्वी पर धूल कण होते हैं वो क्या करते हैं, वायुमंडल में जाके समाहित हो जाते हैं। तो जब पानी बरसता है तो वो धूल कण पुनः क्या होते हैं,
पृथ्वी पे आने लगते हैं। तो उसी को हम लोग अम्लीय वर्षा बोलते हैं। दरअसल अम्लीय वर्षा एक दूषित वर्षा होती है, और ये जब आके पृथ्वी पे जो यहाँ पे जल उपस्थित होता है जब उस पे मिलती है तो उसको क्या करती है, दूषित कर देती है। अगला इसमें है कि भूमि में लवणता वाले तत्वों का ज़्यादा, यानी ऐसे तत्व जिसमें लवणता की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो भी क्या करते हैं, जल को दूषित करते हैं। अब हम बात करेंगे जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव, अर्थात जल प्रदूषण से हमें नुकसान क्या क्या हो सकता है, क्या हमें कष्ट झेलना पड़ सकता है, उस पे आइए बात करते हैं। तो अगर बात करें अगर हम लोग दूषित जल का सेवन करते हैं तो हमें टाइफाइड हो सकता है, हाथी पाँव, ये दरअसल पैर में एक बीमारी होती है जिसको फाइलेरिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पैर होता है ना वो इतना मोटा हो जाता है जैसे लग रहा है हाथी का पैर ऐसा लगता है, तो इसलिए हाथी पाँव, इसको फाइलेरिया बोलते हैं। तो ये दूषित जल के कारण होता है। हैजा, हैजा भी एक बीमारी होती है। अमीबता, डायरिया आदि रोगों का कारण जल प्रदूषण के कारण ही होता है। तो अगर हम दूषित जल का सेवन करते हैं तो टाइफाइड, हाथी पाँव, हैजा, अमीबता, डायरिया आदि में रोग हो सकते हैं। अगला इसमें है कि धातु, तेल, रसायन अर्थात केमिकल व गर्म पानी के कारण क्या होते हैं, जलीय वनस्पति और जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, मृत हो जाते हैं। तो ये भी जल प्रदूषण से होता है। साथ ही साथ फ्लोराइड जल के कारण दांत संबंधी रोग हो जाता है। ठीक है, ऐसा जल इसमें फ्लोराइड हो तो उससे क्या होता है कि दांतों में बड़ी समस्याएं जैसे पायरिया वगैरह की समस्या होती है। उसमें क्या होता है, पानी पीते हैं तो पानी लगता है, और भी समस्याएं देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद इसमें है कि प्रदूषित जल फसलों व भूमि को प्रभावित करता है, अर्थात प्रदूषित जल के कारण क्षेत्र की जैव विविधता भी प्रभावित होती है। तो अगर जल दूषित है तो अगर उसमें हम फसल वगैरह में भी उसको देते हैं तो वो फसल वगैरह भी क्या होती है, प्रभावित होती है, अर्थात उस पर भी नुकसान देखने को मिलता है। साथ ही साथ इससे क्या होता है कि जैव विविधता यानी जो जीवों में भिन्न भिन्न की वैरायटी है उसमें भी क्या होता है, क्षति देखने को मिलती है। अगला इसमें है कि जल में भारी धातु जैसे आर्सेनिक, कैडमियम, जिंक, पारा, सीसा, कोबाल्ट, तांबा, लोहा, इनके आदि के कारण मिलने से क्या होता है कि कैंसर जैसे घातक बीमारी देखने को मिलती है। तो अगर जल में भारी धातुएं आर्सेनिक, कैडमियम, जिंक, पारा, कोबाल्ट, लोहा, तांबा अगर ये देखने को मिलते हैं तो इससे क्या होता है, इसका सेवन करने से फिर हमें कैंसर जैसे घातक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगला इसमें है कि प्रदूषित जल भूमि को भी क्या करता है, प्रदूषित करता है, अर्थात जैसे गंदा पानी अगर वो ज़मीन पे कई दिनों से पड़ा रहता है तो उस ज़मीन को भी क्या करता है, वो प्रभावित करता है, अर्थात उस पर भी ये क्षति डालता है। क्योंकि क्षति डालने का मतलब कि फिर वो जो ज़मीन है अगर पानी इन फ्यूचर सूखेगा तो फिर ज़मीन किसी काम की नहीं रह जाएगी, यानी उपजाऊ नहीं रहेगी, आप उस पर किसी प्रकार की कोई फसल को आप नहीं उगा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय, यानी अगर जो यहाँ पे जल प्रदूषण हमारे पृथ्वी पर देखने को मिल रहा है इसको हम कैसे रोक सकते हैं, आइए इस पर बात करते हैं। तो पहला रोकने का तरीका ये कि जल स्रोतों के पास नहाना व कपड़े धोना नहीं चाहिए, यानी उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जैसे हम लोग कोशिश ये करें कि जहाँ पे पानी है और वहीं से हम लोग क्या करते हैं, अपने पानी दैनिक जीवन में यूज करते हैं पानी को, तो कोशिश करें कि उधर उस साइड में ना तो हम अपने कपड़े धुलें, ना उधर ही हम क्या करें, नहाएं। इसको पूर्णतः बंद करना चाहिए। ठीक है, ऐसी जगह पे नहाएं ताकि वहाँ पे जो जल स्रोत है वो थोड़ा वहाँ से दूर पड़े। उसी तरह अगला इसमें है कि कल कार कल कारखानों प्रदूषित जल को बिना उपचारित की नदियों में प्रभावित नहीं करना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि कंपनियों में जो भी दूषित वाटर होता है उसको डायरेक्टली हम लोग नदी में भेज देते हैं, उसको प्योरीफाई नहीं करते, यानी प्योरीफाई करने का मतलब उसमें जो हानिकारक चीज़ें उसको हम लोग छानते नहीं हैं और सीधा क्या करते हैं, नदियों में भेज देते हैं। फिर वही नदियों के पानी जाके समुद्र में मिलता है, फिर वही उसी के माध्यम से हम लोग हैंड पंप या और भी माध्यमों से हम लोग निकाल के बाहर पीते हैं, तो वो भी क्या होता है, दूषित जल का कारण हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए ताकि डायरेक्टली मतलब कंपनियों जो वाटर हम लोग छोड़ते हैं वो डायरेक्टली नदी में ना जाए और उसको हम प्योरीफाई करके भेजें, यानी प्योरीफाई करने का मतलब उसमें जो गंदगी वाले भाग हैं उसको हम छान कर थोड़ा सा शुद्ध भाग हम क्या करें, नदी में भेजें। अगला इसमें है कि जल स्रोतों की सफाई पर क्या करना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे जहाँ से हम लोग अपने दैनिक जीवन में पानी का यूज करते हैं उस जगह पे हमें विशेष सफाई का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगला है कि कीटनाशकों की जगह हमें जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं आज के समय में अधिक फसल उगाने के चक्कर में इतना कीटनाशक का यूज करते हैं जो क्या करता है, जल प्रदूषण का बहुत प्रमुख कारण बनता है। तो इसलिए हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जो जैविक खाद यानी जो जीवों से जो खाद का निर्माण होता है कोशिश करना चाहिए उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए। ठीक है, अगला इसमें है कि तेल, रसायन अर्थात केमिकल आदि को जल स्रोतों में नहीं डालना चाहिए।
अगर हम केमिकल वगैरह या रसायन मतलब तेल वगैरह डालते हैं तो उससे भी क्या होता है, जल दूषित होता है और उसका सेवन करने से हमें नुकसान देखने को मिलता है। अगला इसमें है कि जो जल अगर हम शुद्ध जल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें पानी को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए या फिर उसे छान कर हमें क्या करना चाहिए, पीना चाहिए। क्योंकि आज के समय में जितनी भी जल मतलब कहीं भी आप अगर पानी को देखते हैं तो वहाँ पे ज़रूर उसमें गंदगी देखने को मिल रही है। दरअसल इतना गंदगी हम लोग खुद ही कर रहे हैं कि गंदगी हमें फिर देखने को मिलेगी, फिर वही चीज़ हमें फिर से सेवन करना पड़ता है, फिर हमें बहुत सारी समस्याएँ देखने को मिलती है। अब आइए हम लोग कुछ नोट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। जापान में क्या है कि जापान में प्रदूषित जल की मछलियाँ खाने पर वहाँ के लोगों को मिनामाटा रोग हो गया था। इस रोग का कारण पारा धातु था। देखिए ज़्यादातर आप लोग देखते सुने होंगे कि जापान वगैरह में इधर साइड बहुत ज़्यादा मछली पकड़ी जाती है, ठीक है। तो उधर क्या था मतलब पानी में पारा धातु के कारण क्या हुआ था कि वहाँ के लोगों ने जब मछलियों को खाना शुरू किया तो उनको एक रोग हो गया जिसको हम लोग मीनामाटा, तो ये आपसे पूछ सकता है कि मीनामाटा रोग किस जगह से संबंधित है। तो बेसिकली ये जापान से संबंधित है। वहाँ के लोगों ने मछलियों का सेवन किया, अर्थात वो मछलियाँ जो थी वो दूषित थी, तो उसका सेवन करने से उन्हें मीनामाटा रोग हो गया था, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि मीनामाटा रोग का मुख्य कारण कौन था तो ये पारा धातु थी, ठीक है। अगला इसमें यूग्लिना, साइनोबैक्टीरिया, पैरामीशियम आदि भी जल प्रदूषण के जैविक संकेतक हैं। तो ये भी अगर आपके जल में यूग्लिना, साइनोबैक्टीरिया, पैरामीशियम आदि अगर चीज़ें हैं तो ये भी क्या है, जल प्रदूषण के संकेत हैं। अगला इम्पॉर्टेंट चीज़ है बीओडी। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हिंदी में कहते हैं जैविक ऑक्सीजन मांग। इसके द्वारा क्या करते हैं कि जल प्रदूषण की मतलब जल प्रदूषण को मेज़रमेंट किया जाता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर हमें ये चेक करना है कि जल दूषित है कि नहीं है तो इसको बेसिकली हम लोग बीओडी में हम लोग क्या करते हैं, मेज़रमेंट करते हैं। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये दरअसल जल प्रदूषण को मापने का एक मात्रक है। जैसे दूरी को नापने को हम लोग किलोमीटर में यूज करते हैं, किसी का द्रव्यमान नापने के लिए हम लोग किलोग्राम का यूज करते हैं, ठीक उसी तरह जल प्रदूषण को नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीओडी का यूज करते हैं। अगर बात करें कि शुद्ध पेयजल यानी ऐसा जल जो हमें पीने योग्य हो, तो उसका बीओडी कितना होता है, तो उसका बीओडी 1 होता है। अर्थात अगर किसी जल को हमने चेक किया, अगर उसका बीओडी 1 से कम है तो इसका मतलब वह जल जो है पीने योग्य है, हम उसको क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं। अगर मान लीजिए बीओडी अगर अधिक है, 1 से ज़्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब ये संकेत दे रहा है कि वो जल क्या है, दूषित है, अर्थात उसका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये जो हमने बात किया मीनामाटा वाला, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपका ये जो बीओडी अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, ये भी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे शुद्ध पेयजल का अगर बात करें बीओडी कितना होता है, तो ध्यान देना 1 से कम होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो और यहाँ पे साथ ही साथ जल प्रदूषण से कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती है उनसे भी संबंधित आपके प्रश्न क्या होंगे, पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा जल मंडल के बारे में आज मैंने बात की, सारा कुछ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।